नमस्कार दोस्तों। आज हमारा साइंस जो है बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। आज हम इस पे काम करेंगे। दो सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आप पीवाईक्यू उनका लगा रहे होंगे अच्छे से, और पीवाईक्यू में एक्सप्लेनेशन पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन का इधर उधर का जो होता है वो एक्सप्लेनेशन में हमें दिख जाता है, तो उससे भी एक बढ़िया अ, चीजें तैयार हो जाती हैं हमारे लिए। चलिए हम अपना साइंस खत्म इसको करते हैं, कोशिश करेंगे दो तीन वीडियो में ये भी खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान का परिचय का जो है साइंस है वो ग्रीक शब्द सिंटिया था, उससे लिया गया है, जिसका सामान्य सा अर्थ होता है सिंटिया मतलब टू नो, जानना, प्राकृतिक रहस्यों को जानना। ठीक है, फादर ऑफ साइंस पूछा जाए या जूलॉजी या बायोलॉजी तो आपके अरस्तु ही रहेंगे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक जो लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें उन्होंने 480 जंतुओं का वर्गीकरण किया कि उनके आकृति, आकार और बाकी सारी चीजों को देखते हुए उनका विभाजन किया। फिर 1802 में साइंस शब्द का लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम साइंस शब्द दिया कि एग्जैक्टली ये विषय को एक नया नाम दिया, साइंस कहा इसे। अरस्तु के जो शिष्य थे थियोप्रेस्टस, उन्होंने अपनी बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ठीक है, ये प्लांटेरियम है। इसमें उन्होंने 500 पौधों का वर्गीकरण किया था, जैसे वहां अरस्तु ने किया था ऐसे यहाँ थियोफ्रेस्टस ने किया था। इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, उनको फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। प्लिनी की एक बुक अक्सर पूछी जाती है, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, बस इसमें इतना जानेंगे। प्लिनी की एक बुक है नेचुरल हिस्ट्री, वो याद करके चलेंगे। हिप्पोक्रेटस ने मानव रोग पर प्रथम लेख लिखा था, इसीलिए चिकित्सा विज्ञान का पितामह कहते हैं। अगर साइंस में चिकित्सा की बात करें तो रोग पर अगर पूरा किसी ने थीसिस लिखी थी वो हिप्पोक्रेट्स, इसीलिए इनको चिकित्सा विज्ञान का फादर कह दिया। फिर उसके बाद वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आया भाई जीवों की उत्पत्ति को लेकर साइंस में कि जॉर्ज लेमेंटर जो थे उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी कि भाई पृथ्वी का तापमान घटा, फिर सागर बना, उसे सूपीसी कहा गया सागर को। ईर्थ क्रस्ट को बनने में लगभग 0.60 अरब वर्ष एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, लगा था। इसको एजोय किरा कहते हैं, अजैविक महाकाव्य हिंदी में। ठीक है, अजोय किरा से वर्तमान समय जो है उसको क्या कहेंगे, जैविक महाकाल, मतलब जॉय किरा। इस बात को याद करें, इन इरा को पूछ लेता है। प्रथम जीव, मान लीजिए अभी अब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता है पहला जीव नील हरित शैवाल ही था। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत एआई ओपेरन ने अपनी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि जीवों का जो जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, एआई ओपेरन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में बताया बताया था। ये रूस के जैव रसायन शास्त्री थे। इन्हीं के सिद्धांत को भौतिकवाद का या पदार्थवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीवों का विकास बताया उन्होंने कि रासायनिक तत्वों से मिलकर हुआ है। एग्जाम्पल जैसे इन्होंने नील हरित शैवाल को लिया। ठीक, फिर इन्होंने फिर बाकी चीजें हम जानते हैं। 27 तत्वों से जैविक उद्विकास हुआ, मतलब स्टार्टिंग के जो 27 एलिमेंट्स थे उनसे जीवों का उद्विकास हुआ। और जीवों में भी पहले प्रोटोजोआ का लेके ये चलते हैं। ये कहते हैं 27 तत्व थे। ठीक है, उसमें केवल एक मेम्ब्रेन थी, एक पतली सी झिल्ली थी। ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता था, और उसके ऊपर उन सबको कवर किए हुए थी सेल वॉल, उस सेल को। ठीक है, यही नील हरित शैवाल बना, जो कि प्रोकैरियोटिक जीव था, मतलब प्रारंभिक जीव था कह सकते हैं। जब भी प्रोकैरियोटिक की बात आएगी तो आप प्रारंभिक जीव समझेंगे। फिर 3.8 अरब वर्ष पूर्व प्रथम जीव पृथ्वी पर आया। जो 27 तत्व थे, इन 27 तत्व की बात की जाए उनमें से 4 तत्व सर्वाधिक महत्व थे, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अब यहीं से एग्जाम्पल आ जाता है भाई, ऑक्सीजन कितने परसेंट, 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.3। ठीक है, हम धीरे धीरे क्रमबद्ध पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये तो सब बहुत बड़े थे। उसके बाद दो लघु एलिमेंट्स की भी जरूरत थी, वो थी कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम 1.5 से 2% तक था और फॉस्फोरस 1% तक। अब इसी में क्रम लगाने को आ जाए तो याद रखना कैल्शियम ज्यादा रहेगी और फॉस्फोरस कम रहेगी। शरीर की कोशिका में सर्वाधिक अगर कोई भाग लेने वाली धातु है तो वो कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम है जो शरीर कोशिका में सर्वाधिक भाग लेती है। अब कार्बनिक पदार्थ देखा जाए, वो तो हमने देखिए कि शरीर इतने इतने भागों से शरीर में के बनने में ये 4
मतलब किसी जीव को बनने में ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी सबसे ज्यादा। ठीक है, अब मान लो अब जीव बन रहा है तो उसमें कौन कौन से, मान लो जीव बन रहा है, अब जीव बन गया तो जीव का जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें कितना क्या परसेंट होता है? तो प्रोटीन 14% होती है लगभग, वसा 3% होता है और कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। इस बात को याद रखेंगे। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर यौगिक या तत्व की बात किया जाएगा तो जल है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जन्म कोशिका से ही हुआ है शरीर का, तो कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी जिसको कहा जाता है। 1665 में इस संदर्भ में ऐसा कुछ बताया गया था, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। 1665 में रॉबर्ट हुक ने बोतल की एक कॉर्क थी, लकड़ी की बनी हुई कॉर्क थी, उसकी स्लाइड से कोशिका की खोज की और उसमें बताया, और मतलब एक तरीके से कोशिका की खोज, आप इतना पढ़िए परेशान हो गए। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की जो कार्क थी उससे कोशिका की खोज की थी। उसके बाद ल्यूवेनहॉक आए थे, उन्होंने आंतरिक कोशिका के संरचना के बारे में बताया कि कोशिका के अंदर ये होती है, ये मेम्ब्रेन, ये सब बाकी चीजें। स्लाइडर और स्वान आए, उन्होंने 1838 में कोशिका को लेकर 4 बातें कही। क्या? कि भाई समस्त जीव का निर्माण कोशिका से ही होता है, कोई भी जीव बना होगा उसकी सारे जीव हैं उनका निर्माण कोशिका से ही होता है, और ये कोशिका है यही सबसे छोटी इकाई है। कोशिका में बनने के लिए केंद्रक की अहम भूमिका होती है। फिर सभी सेल अलग अलग हैं, सेल हैं सभी अलग अलग, लेकिन सामूहिक रूप से सब काम करती हैं। जैसे आपका शरीर है ना, हाथ की सेल अलग है, पैर की सेल, लेकिन सब काम अलग अलग करती हैं। पहले से मौजूद कोशिका से ही अन्य सेल का निर्माण होता है, इस बात का याद रखेंगे। एक कोशिका दूसरी कोशिका से लगभग जुड़ी होती है। ठीक है, ये बात हो गया। कोशिका के आकार को बात कर लें कि भाई कोशिका को जो सामान्य आकार है 10 मिक्रोन से लेकर 200 मिक्रोन तक होता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। अब हमारे लिए सूक्ष्मतम कोशिका कौन है? जंतु, वनस्पति, दोनों में पूछा जाए केवल। ठीक है, तो याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ठीक है, या पीपीएलओ निमोनिया वाला जो बैक्टीरिया है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाएगी मनुष्यों में तो न्यूरॉन की है, तंत्र का जिसको कहते हैं, दिमाग में पाई जाती है। ठीक है, 1.5 मीटर तक होती है ये। पौधों की बात की जाएगी तो कपास का तंतु याद रखिएगा। नॉर्मल बात की जाएगी तो आपका माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, ठीक है, निमोनिया लाइक बैक्टीरिया। फिर पौधों की जो सेल, वो दिमाग वाला 1.5 मीटर तक होता है और ये 55 से 60 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बनिक पदार्थ है वो सेलुलोज है। इसलिए पूछा भी जाता है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक किसमें होता है? तो सेलुलोज में सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। प्रकृति में पाया जाना जीवों में सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जो 70 mm होती है। कोशिका के प्रकार 2 होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो मतलब अविकसित और यूकैरियोटिक विकसित। ठीक है, जिसमें केंद्रों की सब पाने शुरू हो जाते हैं। प्रो मतलब प्राचीन, प्रिमिटिव। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्राचीन केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक बहुत परिपक्व अवस्था में नहीं होता। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है लेकिन आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, याद रखेंगे। जैसे पीपीएलओ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, केवल इन्हीं में ये पाया जाता है। ठीक है, 3। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, सभी पदार्थ जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ केवल इसमें पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक सेल हो गई, ठीक, इस सेल के अंदर इसकी मेम्ब्रेन थी, तो आपने देखा ये सेल जे के अंदर ये जो पदार्थ भरा हुआ है वो है साइटोप्लाज्म, याद रखेंगे साइटोप्लाज्म है ये, कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जो खाली स्थान आपको छोटी छोटी रिक्तिकाएं दिख रही हैं, ये रिक्तिकाएं हैं एक तरीके से। ठीक है, इनमें प्लाज्मिड भरा हुआ है, जो कि अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है। नॉर्मली भी पूछ रहे प्लाज्मिड क्या है, तो इनमें अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरे में मूल आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। ठीक है, बाकी अतिरिक्त अगर आनुवंशिक पदार्थ होगा तो वो दूसरे में होगा। ठीक है, और ये एक 70s प्रकार का आपका राइबोसोम्स पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, इसके ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहते हैं ये,
उस समय उनका फ्लैजला मतलब कशाविका एक तरीके से पतला सा रेशे नुमा एक भाग होता है, उससे हमें मतलब नहीं, ऊपर वाली सेल वॉल है। हमें कुल मिला के इतना जानना है कि भाई एक साइटोप्लाज्म होता है, केंद्रक अनुपस्थित, तो बाकी सारी चीजें अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, उसके बाद घुलनशील जो वसा को लिपिड्स कहते हैं हमारे यहाँ क्या मतलब नॉर्मली कह रहे हैं। वायरस की बात करते हैं, वायरस को वायरोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को खोज रूस का एक वनस्पति शास्त्री था इकानोस्की, उसने तंबाकू की पत्ती में खोजा था। इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन था, ये जो इन्होंने जिसमें खोजा था इसमें ने जो न्यूक्लियो प्रोटीन मिला था, इसी को इन्होंने टीएमवी विषाणु नाम दिया था। तो विषाणु की खोज तभी से मानी जाती है। विषाणु एक तरीके का रासायनिक पदार्थ होता है, उसमें रसायन मिलकर एक विषाणु का निर्माण करते हैं, या सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं, अविकल्पीय परिजीवी भी कहा जाता है। इसे न्यूक्लियो प्रोटीन की इसमें जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है वो आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, ये आपके लिए वो नहीं है, बस इतना जानिएगा जो वायरस होते हैं अजय और अमर होते हैं, ये मरते नहीं है। जैसे कोविड का आपका वायरस है वो मरा नहीं है। ठीक है, ये वायरस का एक चित्र है कि वायरस के अंदर जो है वो अपने आनुवंशिक पदार्थ को सेफ रखता है, वो डीएनए आरएनए के रूप में होगा, जिसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन इसमें पाई जाती है। ठीक है, और इसका एक आवरण होता है कैप्सिड, जिसको कहते हैं कैप्सोमिर प्रोटीन का बना होता ही है बस, और इसमें कुछ नहीं है। वायरस तीन प्रकार के होते हैं, एक तो प्लांट वायरस, एक एनिमल वायरस और एक बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस होगा उसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होगा, याद रखिए। जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें डीएनए और कभी कभी आरएनए होता है, लेकिन मोस्टली डीएनए होता है। और बैक्टीरियोफेज होता है जिसको आप लोग विषाणु भोजी कहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है। फिर अब मनुष्यों को प्रभावित करने विषाणु से जो प्रभावित होने वाली बीमारियां हैं, मतलब वायरस से जो जो बीमारियां होती हैं, पोलियो होता है, वायरस एड्स होता है, गलसुआ होता है, हेपेटाइटिस होता है, सर्दी जुकाम होता है, चिकनगुनिया होता है, हर्पीस होता है, छोटी माता, चेचक, इबोला, निपहा, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, डेंगू और पीलिया, ये सब आपके किससे होते हैं? विषाणु से, वायरस से। इनको याद कर लीजिएगा। मैंने उनको, मुझे भी पहले याद नहीं, फिर डेली देखा और फिर जो याद अभी भी लगता है, जो भूल जाते हैं, केवल उनको हाईलाइट किया। इसी में पोलियो को टीका सबसे पहले जोनास साल्क ने दिया। ड्रॉप वाली पोलियो आज हम पीते हैं, उसकी खोज अल्बर्ट साविन ने की। और पोलियो की नॉर्मल खोज पूछी जाए तो पॉपर ने की। चेचक टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की। गलसुआ में लार प्रोटीन, जो लार ग्रंथि होती है पैरोटिक, वो प्रभावित होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे मुंह में। ठीक है, एड्स की जब किसी को हो रहा होता है तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो हर्पीस से होती है, याद रखिएगा, एक रोग है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी इसकी शाखा को कहते हैं, इसकी खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। दांत की गंदगी से उसको खोजा था। ठीक है, 1663 में, और 65 में केंद्रक। उसके बाद रॉबर्ट कोच ने पहली बार एंथ्रेक्स और तपेदिक जीवाणु को खोजा। ठीक है, जानवरों में इन्होंने एंथ्रेक्स बताया था एक बैक्टीरिया, और मनुष्यों में उन्होंने तपेदिक जीवाणु के रूप में इसकी खोज की। इसमें कुछ बैक्टीरिया प्रोबायोटिक फूड्स जो होते हैं, ये खाने योग्य जो मतलब इनमें खाने योग्य जो फूड होते हैं उनमें इन बैक्टीरिया का यूज होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कैसीन को ये जमा देता है। और एसिटोबैक्टर और ससिटाई एसिटाई से सिरका बनता है। ये सब बैक्टीरिया हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये सिरका बनाता है। चाय की पत्तियां, तंबाकू की पत्तियां में विशेष स्वाद जो आते हैं वो भी बैक्टीरिया की वजह से आते हैं, याद रखिएगा। अब जब भी चाय की स्वाद आए या तंबाकू का, समझना बैक्टीरिया की वजह से आ रहा है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं कुछ बैक्टीरिया। वॉक्समैन था, उन्होंने एंटीबायोटिक दवा जो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से ही बनाई थी। एंटीबायोटिक जो दवा बनाई थी बैक्टीरिया से, याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जूट और पटसन को सड़ाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। पानी को सड़ाने वाला बैक्टीरिया कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम याद रखिएगा, नाम कठिन है पर याद तो करने पड़ेंगे।
जीवाणु से होने वाली बीमारियां, ठीक है, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, सिफ सिफिलिस, सुजाक, कुष्ठ रोग, पेचिस और न्यूमोनिया और प्लेग। ठीक है, ये सब जो है ये आपकी जीवाणुओं से होती हैं। टाइफाइड जो होता है वो आंत को प्रभावित करता है। टीबी सभी अंगों को प्रभावित करता है, याद रखेंगे। डिप्थीरिया में श्वसन अंग प्रभावित होगा, याद रखेंगे। जो टिटनेस होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और सिफिलिस या सुजाक जो होता है वो सेक्स ऑर्गन को प्रभावित करता है। और ये सब वही मैंने रिवीजन करने के उद्देश्य से लिख लिया था। डॉट्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये 6, 9 या 12 इतने महीने का होता है। डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस जो होता है, ये 3 टीके का मतलब इन तीनों का होता है। टिटनेस का जो जीवाणु है वो आपको गोबर और मिट्टी में मिलेगा। एटीएस एंटीटॉक्सियोइड सीरम जिसको कहते हैं, ये टीका टिटनेस के लिए लगाया जाता है एटीएस का। डिप्थीरिया के टीके की या जीवाणुओं की खोज है वो क्लेबस ने की थी, याद रखेंगे, 1-2 बार पूछा गया है। एमडीटी का मतलब होता है मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका प्रयोग एमडीटी का कुष्ठ रूप में किया जाता है। आपने जब कुष्ठ होगा तो कहते हैं एमडीटी अपनाएं, तो वही वाला है। इस रोग को हैंसेन रोग भी कहते हैं, हैंसेन रोग भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वायरॉइड होते हैं वो एक तरीके के वायरस ही होते हैं जो आरएनए के छोटे छोटे अंग होते हैं। पौधों में जो बीमारी उत्पन्न कर, पूछ ले वायरॉइड क्या है, तो पौधों में बीमारी उत्पन्न करने वाले वायरस हैं ये। साल्मोना टाइफीमुरियम, टाइफीमरियम जो है, साल्मोनेला टाइफीमरियम जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है, याद रखेंगे। वायरस से होने वाली, ये फिर से मैंने रिपीट कर दी है, अपने याद करने के उद्देश्य से लिखी होंगे। एक ये रिनो वायरस है, जुखाम के लिए रिनो वायरस जिम्मेदार है और इन्फ्लुएंजा के लिए आर्थोमिक्सो वायरस जिम्मेदार है। ठीक है, ट्रोकोमा एक था वायरस में, अगर वहां ना लिखा हो तो लिख लेना। और मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार भी वायरस की वजह से होता है, ये सब पूछे गए हैं। यूकैरियोटिक सेल, यो में मतलब वेल डेवलप्ड, यू मतलब वेल डेवलप्ड, कैरियन मतलब न्यूक्लियस केंद्रक। तो इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, केंद्रक के साथ अन्य भाग भी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। आप इसमें देखेंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगी, प्लास्टिड दिखेगा, रिक्तिका दिखेगी, साइटोप्लाज्म दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, सेल वॉल दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, राइबोसोम्स दोनों प्रकार के दिखेंगे। उससे बेहतर दिखेगा 80s प्रकार का, इससे उससे 70s प्रकार का होता है। हरित लवक दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो डेवलप्ड होती है, बस इतना जानना है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए तथा अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीन और वसा का निर्माण करने के लिए गोल्जी का हार्मोन्स का स्रावण करता है। ठीक है, ये पूछा गया कि हरित लवक क्या करता है, तो वही प्रकाश संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अंतःद्रव्य जालिका है, ये प्रोटीन और वसा का पाचन करता है, सॉरी, के निर्माण में सहायक है। वहीं गोल्जी का क्या करता है, हार्मोन्स के श्रावण में हेल्प करता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। कवक और ईस्ट में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, याद रखेंगे। वहीं कवक और जब ईस्ट आएंगे तो सेल वॉल ये जो है काइटिन की बनी होती है। सेल्यूलोज और काइटिन दोनों ही कार्बनिक पदार्थ हैं, पता होने चाहिए आपको। प्लाज्मा झिल्ली की बात करें, प्लाज्मा झिल्ली है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपो का मतलब यहाँ लिपिड से है। यह एक तरीके से विसरण और परासरण क्रिया द्वारा पानी की मात्रा को पर्याप्त और कमी होने पर पूरा, मतलब एक तरीके से इसको मेंटेनेंस का काम करती है कि चीजें कहाँ पर कितनी रहनी है, पानी की मात्रा कितनी रहनी है, कितनी नहीं रहनी है, ये इसको तय करता है। रिक्तिका आपने देखा था, प्लांट सेल में पाई जाती है रिक्तिकाएं, केवल भोज्य पदार्थों और जल का भंडारण करती हैं। वहां पर भोज्य पदार्थ और जल, ठीक है, उसका भंडारण करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, इसे बिजली घर भी कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करती है। इसमें 37 जीन भी, डीएनए जो है इसमें डीएनए पाया जाता है। और इसमें ये जो इस तरीके के जो निकले होते हैं कुंडे नुमा संरचना, इसको क्रिस्टी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स पाया जाता है, इसमें जो पदार्थ पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट, न्यूलिन ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा, आल्टमैन ने इसे वायोब्लास्ट नाम दिया था और वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, याद रखें। खोजना
और इसको बायोप्लास्ट किसने कहा और माइटोकॉन्ड्रिया किसने, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसमें जब एक ग्लूकोज जलता है उससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। ये एटीपी जो है ये ऊर्जा मुद्रा है, मतलब ऊर्जा के रूप में, सिक्के के रूप में समझ लें, ऊर्जा के सिक्के हैं ये, वही सिक्के से हमारा शरीर चलता है। प्लास्टिड या लवक जिसको कहते हैं, लवक प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड नॉर्मली मनुष्य सेल में नहीं पाए जाते हैं। अवर्णी, वर्णी और हरित लवक, जैसे अवर्णी और वर्णी और हरित लवक देख लेते हैं। अवर्णी का मतलब होता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहां ये पाया जाता है, जैसे मान लो जड़ पे नहीं पड़ता, या भूमिगत कणे, है ना। ये क्या करते हैं, ये भोजन को इकट्ठा करता है। वर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं, रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे बीज हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, इन सब में। हरित लवक क्या होता है, ये हरे भाग की सेल में पाया जाता है, स्पेशली पत्तियों में। इसे कोशिका का कोशिका घर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब जैसे एक बार हरित लवक का चित्र देख लीजिए, ये इसमें जो सिक्के नुमा संरचना है ये हरित लवक है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें दो चीज पाई जाती है, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्टोरमा। ये जो पदार्थ टाइप के सिक्के नुमा के अंदर जो पदार्थ रहता है वो ग्रेना कहलाता है, और नॉर्मल जो फैला हुआ होता है वो स्टोरमा कहलाता है। तो स्टोरमा वाला पदार्थ है वो अप्रकाशीय अभिक्रियाएं जो होती है उसमें हेल्प करता है, और ग्रेना वाला जो भाग होता है जो भी प्रकाशीय अभिक्रियाएं होती है उसमें हेल्प करता है। दो झिल्लियां होती हैं, ये दो झिल्लियों से घिरा हुआ होता है, ठीक है, और डेवलप्ड होता है। और हरित लवक जो होता है किस धातु का अवशोषण करता है, तो Mg, मैग्नीशियम धातु का करता है, इस बात को याद रखेंगे। ग्रेना सिक्के जैसी आकृति होती है, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखेंगे। हरित लवक के जो ग्रेना भाग होता है उसमें प्रकाशीय अभिक्रिया, जैसा कि मैंने बताया स्टोरमा में अप्रकाशीय अभिक्रियाएं होती है, इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं के मिलने से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। गोल्जी का 1898 में इनकी खोज हुई थी, ठीक है, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कोशिका का श्रावी अंग होता है, मतलब कोशिका से हार्मोन्स का श्रावण जो होता है वो इन्हीं से होता है। ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का श्रावण करती हैं। ये ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, मतलब ये सबको नियंत्रित करते हैं, कितना हार्मोन्स होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। और इसका जो क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, वो सिस्टर्नी, इसको पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या फिर अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है, इसकी खोज पोर्टर ने की थी। ये दोनों में पाया जाता है, जंतु और पादप दोनों में ही पाया जाता है। 1545 में पोर्टर ने इसकी खोज की थी। लाइपोप्रोटीन का ये बना होता है। ईआर दो प्रकार के होते हैं, रफ ईआर होता है, एक स्मूथ ईआर होता है। जो रफ ईआर होता है वो राइबोसोम्स में सहायक होता है, और जो स्मूथ होता है वो वसा में सहायक होता है, ठीक है, उसका निर्माण करता है। वही लिखा है, रफ ईआर जो है राइबोसोम्स में पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करेगा, और स्मूथ ईआर वसा का निर्माण करता है। यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में लाता है। कोशिका में जो पाया जाता है ना आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए, वो उसको कहाँ ले जाता है, कोशिका द्रव्य में ले जाता है। वो इतना नहीं पूछेगा, इतना याद रखिएगा जो बताया गया ऊपर है। राइबोसोम्स की खोज पेलाडे ने की। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री इसको कहते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है, पूछेगी प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से। कुल 20 अमीनो अम्ल है। राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है, आपके लिए 2 सब यूनिट नहीं पूछे जाएंगे पर 2 सब यूनिट से बनकर बना होता है। लाइसोसोम्स की खोज डी डुबे ने की थी 49 में। एनिमल सेल में ही पाया जाता है, बैक्टीरिया को पचाने में सहायक होता है। आत्महत्या की थैली भी इसको कहते हैं, जैसे घाव को भरने में मदद करता है, घाव को भरने में मदद करता है। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं, क्योंकि यह कोशिका आप इतना जाने घाव को भरने में मदद करता है। यहाँ पे जो एंजाइम जल अपघटनीय एंजाइम, मतलब जल के माध्यम से एंजाइम का अपघटन कर देता है ये, ठीक है, और अम्लीय माध्यम का होता है ये चीज, इसको याद रखेंगे बस, इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तारक काय या सेंट्रोसोम, बस वॉबरी ने खोज की थी। ये एनिमल सेल में पाया जाता है, और एनिमल सेल में ये सेल का डिवीजन करने में, ठीक है, कोशिका विभाजन में ये सहायक है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। 4 भागों से मिला होता है, बना होता है केंद्रक। क्रोमेटिन ढाने, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका झिल्ली, ठीक है। ये
23वां जो जोड़ा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स जिसको कहते हैं। आनुवंशिक इकाई जीन होती है इसमें। जॉनसन ने जीन शब्द दिया, जीन के समूह को जीनोम कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। कोशिका को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो केंद्रक ही करता है। और गुणसूत्र जो होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये याद रखेंगे। आरएनए का जो निर्माण होता है वो केंद्रिका में होता है, ठीक है। डीएनए का द्विमॉडल सिद्धांत वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, इसको याद रखेंगे। फिर आपका आता है कवक और ईस्ट को लेके एक आदि क्वेश्चन बनता है। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। पहला पौधा जिसमें हरित लवक नहीं था वही कवक कहलाया था, ठीक है। ये मृतोपजीवी होते हैं, थैलोफाइटा समूह में आते हैं। अभी थैलोफाइटा समूह बाद में पढ़ेंगे। थैलोफाइटा नॉर्मली वो होते हैं जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं होते हैं बल्कि एक रेशे जैसी संरचना होती है, वो थैलोफाइटा होते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक के विज्ञान के जो जनक है मिचेली कहलाते हैं। भारत में अगर कवक और पादप दोनों के विज्ञान के जनक होंगे तो बटलर रहेंगे। लाभदायक कवक कोई है तो वो मशरूम है जिसमें 55% तक प्रोटीन होती है। ये जितने भी ईस्ट होते हैं वो भी कवक ही होते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग बेकरी और अल्कोहल आदि में किया जाता है। ईस्ट किडवन विधि द्वारा ये सब करता है, याद रखेंगे, है ना। एक दूसरे प्रोडक्ट बनाता है तो वो किडवन विधि माध्यम से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम से दुनिया का पहला एंटीबायोटिक दवा बनाई थी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। कवक जो भी होता है जितने भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको भी नष्ट करना कर देता है, तो इसलिए भी ये जाना जाता है। मृतोपजीवी जितने भी पदार्थ होते हैं वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाते, जैसे कवक हो गया तो ये क्या करते हैं, ये उसी पर अपघटित हो जाते हैं और डायरेक्ट उससे ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं ना अनावश्यक पदार्थ, तो उनपे ऊपर मतलब कोई पदार्थ है उनके ऊपर, उन्हीं के ऊपर जाके उनको अपघटित करके उन्हीं से डायरेक्ट ऊर्जा ले लेते हैं और फिर जो अनावश्यक पदार्थ होता है उसको नष्ट कर देते हैं। एक इसका क्या, इसमें एक एफ्लाटॉक्सिन पदार्थ पाया जाता है जो विषाक्त पदार्थ होता है जो कैंसर को भी जन्म दे देता है। इससे संबंधित बीमारियां दांत खाज की, गंजापन, एस्परजिलोसिस जो श्वसन अंग को प्रभावित करता है, एथलीट फुट, है ना, ये सब इसमें ही पाए जाते हैं। सोयाबीन में अगर प्रोटीन पूछे तो 42% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। एल्गी और ब्रायोडोफाइटा, इन्हें भी थैलोफाइटा में रखा गया। शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल कवक से थोड़े से विकसित होते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, अर्थात भोजन बना सकते हैं, ये वो नहीं बना पा रहे थे। इनमें जब क्लोरोफिल पाया जाने लग गया तो ये क्या कहलाए जाने लग गए, शैवाल। शैवाल ही वो प्रथम है जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं और यही प्रथम स्वपोषी हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित शैवाल से 70% ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये ताजे जल में उगते हैं जबकि जो कवक होते हैं वो सली गड़ी चीजों में उगते हैं, जिसे काई भी कहा जाता है शैवाल को। शैवाल रंग के आधार पर तीन रंग के होते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। हरे रंग के क्लोरो, लाल रंग के रोडो और भूरे रंग के फियो। आर्थिक महत्व की बात करें तो ये O2 का 70% महत्व बनाते हैं। अल्फा शैवाल जो है जापान में भोजन के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में खाया जाता है। ये ईस्ट से भी बहुत उपयोगी है। एक अम्बलिकस शैवाल होता है जो दक्षिण भारत में भोजन के रूप में इसका यूज किया जाता है। सारगासम पशुओं के चारे के रूप में इसका शैवाल के यूज किया जाता है। नॉस्टोक और एनाविना ये जो है ये जैव उर्वरक के रूप में इन शैवालों को यूज किया जाता है। लेमिनेरिया जो शैवाल है उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। एक क्लोरेला शैवाल है जिससे क्लोरेलिन पदार्थ निकाला जाता है, उससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। और क्लोरेला को ही अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं क्योंकि वहां जाके ये एक तरीके से एज अ फूड यूज किया जाता है। रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी बीमारी भी शैवाल की ही वजह से होती है, बीमारी एक बार पूछी गई थी। अब आते हैं ब्रायोडोफाइटा। शैवाल से विकसित जो हो गए वो ब्रायोडोफाइटा कहलाए, ठीक है। ये एक पौधे के रूप में उगने लगे, ठीक है। इसमें राइजोट पाया जाने लगा। ये स्थलीय और जलीय होते थे लेकिन निषेचन केवल जल में ही करते थे, ठीक है। ये स्थलीय भी होने लगे, वैसे तो सारे जलीय ही इससे स्टार्टिंग हुई है। पादप जगत का उभयचर भी इसे कहा जाता है ब्रायोफाइटा, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों में रहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कपास की जगह एफेग्नम का प्रयोग किया गया था, घाव होती, तो वो एक तरीके का आपका ब्रायोडोफाइटा का एक पौधा ही था।
ठीक है, तो अब एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया था, फिर फंजाई था, फिर एल्गी था। ये सब थैलोफाइटा समूह के थे। थैलोफाइटा के बाद आया ब्राइडोफाइटा जो हमने पढ़ा। ब्राइडोफाइटा के बाद आएंगे टेरिडोफाइटा, फिर आएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ब्राइडोफाइटा हमने देख लिया, पौधे ब्राइडोफाइटा आप देखेंगे तो आपने ये देखा शैवाल से भी विकसित पौधों के समूह जो होते हैं। टेरिडोफाइटा जो होते हैं, इनमें पौधे और विकसित रूप में, जैसे इसमें जड़ आएगा, तना आएगी, पत्ती आएगी ना, स्पष्ट रूप से दिखने लग जाते हैं। ये पूर्ण रूप से स्थलीय होने लगे, मतलब निषेचन भी स्थल में हो सकता था, मतलब जल में जाने की लिए इनको जल की आवश्यकता नहीं होती थी। इसमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, संवहन ऊतक, जो जाइलम और फ्लोएम के रूप में बटे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे जाइलम हो गया, संवहन ऊतक द्वारा जल या भोज्य पदार्थों का सर्कुलेशन प्रारंभ होता है, मतलब जल जल के लिए जाइलम इंपॉर्टेंट रहता है। अभी इसको आगे पढ़ेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे। अभी पुष्प और बीज का विकास अभी नहीं हुआ है, लेकिन इनमें ठीक है, जब ये होने लगा है तो वो वहां पे आपके किसमें चला जाएगा, एंजियोस्पर्म में। जितने भी फर्म होते हैं आपके टेरिडोफाइटा में ही आते हैं। एजोला भी जैसे एक जलीय फर्म है। इक्विसिटम जो है जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। ये इस तरीके के हैं। एजोला जो है वो जैव उर्वरक है धान के लिए, मच्छर के लार्वा को समाप्त करने में सहायक होता है। और ये सब क्या है, हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा। इक्विसिटम से सोना प्राप्त की जाता है। ठीक है, तो कवक, शैवाल, ब्राइडोफाइटा और टेरिडोफाइटस में पुष्प और बीजों का बीज नहीं पाया जाता है, बल्कि स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्पोर्स दो टाइप के होते हैं, एक मेगा स्पोर्स और एक माइक्रो। मेगा जो होते हैं फीमेल के रूप में जाने जाते हैं, और माइक्रो होते हैं मेल के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। जिम्नोस्पर्म देखते हैं। इसमें बीज जो है वो पाया जाता है। ये ज्यादातर जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं उनमें। इसमें फ्रूट नहीं पाया जाता, पुष्प पाया जाता है। आप पौधों में कैम्बियम कभी कभी सुनते हैं। कैम्बियम से ही पौधे की लंबाई और चौड़ाई कैम्बियम पर ही डिपेंड करेंगे। जितना अच्छा कैम्बियम होगा उतनी अच्छी पौधे की लंबाई और चौड़ाई होगी। ओवरी अभी इसमें नहीं पाई जाएगी, इसी से फ्रूट बनेगा, तो इसलिए फ्रूट भी नहीं पाएगा। ये मरुद्भुत पौधे होते हैं, उस वहां पाए जाएंगे एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के कुछ उदाहरण, जैसे एरोकेरिया क्रिसमस वृक्ष हो गया, सिकोया विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष पौधा जिसको कहते हैं, साइकस स्टार्स साबूदाना जो इसी से पाया जाता है, स्पाइनस जिसको चीड़ कहते हैं, जूनिफेरस विद्या का जो पेड़ होता है उसको, जूनिफेरस विद्या नहीं होती थी, ऐसे 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 करके। ठीक है, इस तरीके का। इफ्रेडा, इससे कफ सिरप बनती थी। स्पाइनस जेरिडियाना के सीड को सुखा कर खाते हैं, इसे चिलगोजा भी कहते हैं। इन्हें जिम्नोस्पर्म की मेवा कहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे तारपीन का तेल भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म वही हो जाएंगे जो आज के समय के विकसित प्रकार के पौधे हैं, वो सब पाए जाएंगे। ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये सब अच्छे से विकसित होता है। तो पहला आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा, तो यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा रेफ्लेशिया। सबसे छोटा वुल्फिया। सबसे बड़ा बीज पूछेगा आवृतबीजी तो ऑर्किड। और सबसे छोटा बीज पूछ लेगा तो लोडोसिया। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये आज की क्लास को हम यहीं थोड़ा सा खत्म करेंगे, क्योंकि फिर बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो इतना अभी पढ़िएगा, इसको जब बार बार रिवीजन करेंगे तब आपको याद होगा। एकदम से अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार जब आपको पढ़ेंगे तब आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी। नोट्स को थोड़ा सा धैर्य के साथ धीरे धीरे पढ़िएगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, और इतना ही पढ़ना है, तो ये 3 या 4 क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साइंस की। थैंक यू।